स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में, यानी कि पीएलसी के बारे में। इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले पीएलसी को समझने से पहले समझिए कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हिसाब ये है कि हम लोग रिपीटेटिव टास्क अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे कि मान लिया आप कोई भी वर्कर को रखते हैं कि तुमको ये काम करना है और दिन भर करना है, तो आप सोचेंगे कि ये काम आसान होना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसका उल्टा होता है। क्योंकि रिपीटेटिव काम हमारा दिमाग सीधे बोर हो जाता है, और जैसे ही बोर हो जाता है गलती कर देता है। मतलब नॉर्मल काम में भी होता है। इसीलिए जो बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं कई बार ऐसे ऐसे जगह पे गलती कर डालते हैं जो आप सोचे कैसे कर दिया, लेकिन होता है इंसानी दिमाग का ये लिमिट है कि रिपीटिव काम बोर कर देता है, बोर होने के बाद गलती हो जाती है। और इसका ये समझिए कि बहुत सारा काम अगर मंडेन है और रिपीटिव है तो उसे रिलायबली नहीं कर सकते। कि जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए कि मान लीजिए गाड़ी का चक्का का नट टाइट करना है, ठीक है, आपको एक ही काम दिया गया, एक बंदे को लगाए कट कट करके उसको 6 बार करना है। मान लीजिए इसका जो रेंच आप बनाए उसमें टॉर्क एकदम बैलेंस किए हुए हैं कि 6 बार टॉर्क करने पे एकदम परफेक्ट होगा। 5 रहेगा तो खुलने का रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो टूटने का रिस्क रहेगा। ठीक है, आप 6 बन गए वो, लेकिन अगर बार बार उसको करना पड़ रहा है बंदा को, कभी ना कभी वो गलती करेगा और उस गलती से किसी का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए रिलायबली ये करना पॉसिबल नहीं है। ये इंसान का लिमिट है। ये ऐसा बात नहीं है कि कोई मतलब कोई ऊपर से कुछ लूटना चाह रहा है, वो हो ही नहीं सकता। इंसान है, आप खुद ही कुछ करते करते बोर हो जाएंगे। तो हिसाब वही समझिए। और प्लस इंसान में डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप फैक्ट्री को 24 घंटे देखते हैं तो उसमें से इंसान कितने देर काम करते हैं वो बहुत कम होता है। 6 से 8, बहुत हुआ तो 11-12, और वो भी 11-12 ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो बहुत पहले जब मैनुअल लेवल पर सब चीज़ होता था तो 3-3 शिफ्ट रखे जाते थे। तो वो भी समझ लिए कि बहुत 24 घंटा तो आप छू ही नहीं सकते, और 12 घंटा भी नहीं छुआ जा सकता। प्रैक्टिकली हेल्दी 6 से 8 ही आप छू सकते हैं। तो हिसाब ये बनता है कि आपका फैक्ट्री आपने बना दिया, ज़मीन के लिए आपने लीज ले लिया, लोन ले लिया, जो भी उठाना था कर दिया। टाइम तो आपका फिक्स रहेगा ना। मान लीजिए आपको लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो वो 1 साल के अंदर ही चुकाना है। और उसमें आप मान लीजिए हर दिन में से 6 ही घंटा चल रहा है, तो वो कैसे काम चलेगा। प्लस सैटरडे संडे बन रहा है, तो इसी सब कारण का डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको चाहिए कि 24/7/365, कई जगह पे ज़रूरत होता है। जैसे कि कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो है जो हमेशा बनता रहता है, हमेशा चलता रहता है। जैसे आपका बिजली का सब स्टेशन है, उसको तो हमेशा चलना है ना। उसके लिए ना न्यू ईयर आता है ना उसके लिए हॉलीडे आता है, उसको तो चलना ही है। तो बहुत सारी जगह पे हम लोग को ऐसा चाहिए कि 24/7/365 चलता रहे। तो इसी कारण से बहुत सारे सिस्टम शुरुआत में बनाए गए। जैसे कि अगर आप बहुत पुराने बिल्डिंग में जाएंगे जिसमें 1950 के आसपास में या उससे भी पहले का लिफ्ट लगा होगा, तो उसमें आपको रिले स्टेशन देखने को मिलेगा। और पूरा बहुत पुरानी फैक्ट्री जो मतलब आप डिमोलिश किया जा रहा होगा उसमें रिले स्टेशन आपको देखने मिलेगा। तो इसमें रिले से लॉजिक लगाया जाता था कि ये रिले ट्रिगर होगा तो ये होगा, अगर ये रिले और ये रिले चालू होगा तो ये होगा। मतलब लॉजिक, मतलब कंप्यूटर का जो एक्चुअली है क्या, कंप्यूटर एक एडिंग मशीन है, वो सिर्फ ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है। तो उसको पता क्या चलता है, वो है क्या, रीले। रीले को अगर एकदम फंडामेंटल लेवल पे जाए वो स्विच हो जाता है। तो उसी को हम लोग अब सिलिकॉन में कर रहा था। जब सिलिकॉन नहीं था, सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रिले से करते थे। तो ये काम जरूर करता था। इसी पे आपका सारा मतलब समझिए बिजली का सबस्टेशन चलता था, मेट्रो के नेटवर्क चलते थे, कई जगह पे रेलवे का नेटवर्क चलता था। मतलब इसी पे पूरी दुनिया का नींव रखा गया था और ये सही काम करता था। बस इसका बहुत सारा दिक्कत होता था। उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत था, एडाप्टेबल नहीं था। मतलब आपने बना लिया ये सिस्टम, बना लिया, अब इसको छेड़ना नहीं है। जैसे कि लिफ्ट के लिए आप काफ़ी सारे जगह पे सिस्टम देखेंगे कि जितना ब्रांच है उसी के हिसाब से उनको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है 10 मंजिला में भी लगेगा, 12 मंजिला में भी लगेगा, 15 में भी लगेगा, ना 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 ना। सबके लिए आपको फिर से बनाना पड़ता था पूरा सिस्टम। और अगर कुछ चेंज करना पड़ गया किसी कारण से तब तो भूल ही जाइए। तो इसी कारण से हम लोग को कुछ ऐसा बना जिसे हम लोग प्रोग्राम कर सकें और लॉजिक लगाया जा सके। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या है। मतलब ये सिस्टम जो आप फोटो खूब सारा देखते होंगे इंटरनेट पे, ये सबका है क्या, हो क्या रहा है। तो सबसे पहला चीज़ होता है पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। तो हिसाब ये होता है कि मेन से आप बिजली लेते हो। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन में क्या है। जैसे कि कहीं कहीं यूएस मतलब 110 वोल्ट हो सकता है, कहीं पे 220 वोल्ट हो सकता है, कहीं कहीं 2 फेज 220 वोल्ट हो सकता है। जैसे यूएस में 200 वोल्ट लीजिएगा तो वो एक्चुअली 2 फेज वाला रहता है। इंडस्ट्रियल का बात नहीं कर रहा, होम अप्लायंसेस में बात कर रहे हैं, यानी नॉर्मल रेसिडेंशियल कलेक्शन में। तो वो पीएसयू का काम होता है कि वो बिजली लेगा, जो आपका मेन सप्लाई जो आपका बाहर से आ रहा है उसको वो ठंडा करेगा। बोले भैया जनरली उसे डीसी में लो वोल्टेज में बदला जाता है। डिपेंड करता है कितना वोल्टेज किया जाएगा, वो आपका कंट्रोलर पे। कुछ कुछ कंट्रोलर 12 वोल्ट पे चलता है, जनरली सारा 24 पे चलता है। कुछ कुछ हाई पावर वाले या लॉन्ग रेंज वाले 36 वोल्ट पे भी चल सकते हैं। ये पीएसयू का डिपार्टमेंट है। पीएसयू का काम है, हम बिजली लेते हैं, उसको फिल्टर करके साफ सुथरा करके डीसी में बदल के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को दम देते हैं। वो पीएसयू का काम होता है। फिर सीपीयू लगता है और यहीं पे सारा लॉजिक लगता है। सीपीयू का काम होता है कंट्रोल और लॉजिक लगाना। रिले में जो था सिस्टम वो बहुत डम लॉजिक था। जो अब सीपीयू है तो सीपीयू काफ़ी सारा चीज़ एक साथ देख सकता है। जैसे कि
अगर मान लीजिए आपका काम है कि ऑफिस हमने बनाया, ऑफिस के बिल्डिंग में ये सिस्टम लगा रहे हैं पावर कंट्रोल सिस्टम का, और इसका आप ये चाहते हो कि वो एयर कंडीशन चालू तब कर दे जब आराम से कमरे को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए, लेकिन ना उससे पहले नहीं चालू करे। तो ये करने के लिए आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, जैसे कि बाहर का ह्यूमिडिटी क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, तभी उसको पता चले। जैसे मान लीजिए बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी उसको बहुत देर पहले चालू करना पड़ेगा, ताकि वो जिस टाइम, जैसे मान लीजिए 9 बजे सब लोग आना शुरू करते हैं ऑफिस में, 9 बजे एकदम कंफर्टेबल हो जाए। तो ये सब करने के लिए आप कंफर्ट नहीं हटाना चाहते किसी का, लेकिन जरूरत से ज़्यादा बिजली भी नहीं बर्बाद करना चाहते, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट देना पड़ेगा। क्या ये पुराने रिले सिस्टम में हो सकता था? खूब हाथ पैर मार के आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन बहुत फजीयत वाला होता है। और सीपीयू के टाइम में वो सही राइट कमांड लॉजिक रहता है कि इफ टेम्परेचर इज दिस दिस दिस, काम खत्म, चलो हटो। और आजकल तो उससे भी आगे जाने लगे, जब बहुत एडवांस फंक्शन आता है उसमें एडाप्टिव लर्निंग दे दिया जाता है, कि मतलब वो ग्राफ बनाता रहेगा हर कुछ दिन पे, उससे फीडबैक लूप बन जाता है कि मतलब मैंने नोटिस किया है कि मतलब मार्च के महीने में मुझे 1 घंटा लगता है और जुलाई में मुझे 2 घंटा लगता है ठंडा करने में, और उसके हिसाब से वो डेटा को अपने कोर एल्गोरिदम में डाल दिया जाता है, ताकि महीना के हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो वही समझ, सीपीयू के कारण ही इसमें इतना बुद्धि आ गया। सीपीयू में आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ वाला ये हो रहा है तो ये करो, ये नहीं हो रहा है तो वो करो, मतलब खूब सारा डेटा आप लगा सकते हैं कि सब बहुत सारे एलिमेंट्स को चेक करें। जैसे कि एजी के केस में किया जाएगा कि क्या उस दिन ज़रूरत है, मतलब आप बहुत सारा मान लीजिए आप रूटीन बनाते हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, एकदम गारंटीड है कि सैटरडे संडे कोई नहीं आने वाला है इसमें, आप रूटीन बना के रखते थे कि सैटरडे संडे को तो चालू ही नहीं करना है। फिर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि कोई दिन छुट्टी पड़ गया जो उसके कैलेंडर में नहीं था, और किसी कारण से छुट्टी पड़ गया, तो भी आप चाहोगे कि बिजली बिल बढ़ाना है, तो क्या करें, आप उसमें मोशन सेंसर का डेटा डाल सकते हैं कि वो मोशन सेंसर से ट्रिगर कर दे, और तब वो डबल चीज चेक करेगा कि क्या आज सैटरडे संडे है। मान लो नहीं है सैटरडे संडे थी, यानी एसी चलना चाहिए। फिर लेकिन वो दूसरा फिल्टर चेक मारेगा कि क्या कोई है, मतलब एक्चुअली बिल्डिंग में कोई लोग हिल डोल रहे हैं, मोशन सेंसर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो बंद रखो, यानी मान लीजिए किसी का हड़ताल पड़ गया या पड़ गया। तो इसे सीपीयू इसीलिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं इनपुट, और यहीं पे इसके पास, सेंसर के पास एक तौर समझ ली आंख आ जाता है, एक तरह से मतलब देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो सेंसर का काम होता है कि सारे डेटा को वापस भेजो, जैसे टेम्परेचर है क्या हुआ, ह्यूमिडिटी है क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है ऑन है कि ऑफ है, मतलब बहुत सारा जितना डेटा है, कि जैसे मान ली कोई टंकी के बारे में देख रहे हो, लिक्विड की टंकी है, इंडस्ट्री के केस में, सीमेंट के केस में लिक्विड का टंकी है, उसमें कितना मतलब फ्लूइड है, ये सारा डेटा इनपुट वाला डिपार्टमेंट संभालता है। फिर आउटपुट वाला अथॉरिटी देता है। आउटपुट वाला काम होगा कि वो जाके स्विच बंद करो, वो जाके उस मोटर को चालू करो, वो चल के उसको VFD को चलाओ, मोटर के लिए जो आता है आजकल हाई पावर मोटर सब के लिए। तो ये मतलब आउटपुट का काम होता है अथॉरिटी देना। मशीन डम मशीन ही है, अभी भी सारा मशीन डम ही है। जैसे आपका मोटर में एक बुद्धि नहीं आ गया, आपका लिफ्ट का सिस्टम में बुद्धि नहीं आ गया, लेकिन आउटपुट वाला डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है। इंसान की जगह पे समझिए आउटपुट वाला डिवीजन PLC का कंट्रोल कर रहा है उसको। और फिर ये सब चूंकि एक मॉड्यूलर सिस्टम जैसा कंपनी आजकल बनाती है, तो एक बैक प्लेन दिया जाता है। बैक प्लेन का काम होता है कि आप इसमें लगाइए, पावर सप्लाई के साथ जनरली दिया जाएगा, बिना पावर सप्लाई के तो काम होना नहीं है। पावर सप्लाई आप एक कंप्यूटर मॉड्यूल लगाइए, डिपेंड करता है एक ही कंपनी, जैसे आपका सीमेंस बात करें तो सीमेंस के कई सारे मॉडल्स आते हैं, तो उसमें से आप डिपेंड करोगे कौन सा सीपीयू लेते हो, और उसको आप अटैच करके मतलब फिर उसके बाद कैसेट लगाते हैं। ये सब कैसेट में आपका ऑप्शन आता है कि इनपुट कितना चाहिए, आउटपुट कितना चाहिए। जैसे कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको खूब सारा इनपुट देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, ये सेंसर है कि नहीं, वो सेंसर है कि नहीं, हर सही है कि नहीं, दिख है कि नहीं, खूब सारा इनपुट चाहिए, भरपुष्ट इनपुट चाहिए। लेकिन आउटपुट में आपको कुछ सिर्फ 2 ही 3 चीज़ आप कंट्रोल करोगे, तो आप उसी हिसाब से कैसेट अरेंज करोगे। इसीलिए बैक प्लेन दिया जाता है ताकि ये सारा कम्युनिकेशन हो जाए। कुछ कुछ केसेस में फ्रंट प्लेन भी दिया जा सकता है, कि जैसे ये सब कैसेट्स आप लगा रहे हैं, पीछे कुछ खास नहीं है, पीछे बस स्लॉट है उस पर लगा रहे हैं और आगे से उसको आप ब्रिज करते जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है, जनरली पीछे देते हैं ताकि आगे से वायरिंग करना आसान हो जाए। तो बैक प्लेन जनरली दिया जाता है, और मॉड्यूलर आप अपने हिसाब से बनाते हैं। तो जितना भी सीपीयू सब मिलता है उसमें बहुत कैपेसिटी रहता है। मान लीजिए वो 6000 चैनल तक जा सकता है, 6000 इनपुट एंड आउटपुट हैंडल कर सकता है। जनरली उतना किसी को जरूरत नहीं, बड़े बड़े फैक्ट्री में नहीं पड़ता है। तो हिसाब वही रहता है कि आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम चला रहे हैं और आपको 35 इनपुट चाहिए, 50 आउटपुट चाहिए, 50 आउटपुट लगा लीजिए। इसीलिए ये सब मॉड्यूलर बनाना जरूरी हो गया था। मतलब शुरू शुरू में कंपनी एक्जैक्टली बनाती थी, लेकिन बाद में वही समस्या आ गई जो रिले वाला था, कि एक्जैक्टली उसी के लिए बना रहे हैं। तो मॉड्यूलर सिस्टम के पीछे सब लोग चले गए कि आप इसको अपने हिसाब से बनाइए, आपको जितना चाहिए बनाइए, और थोड़ा जगह छोड़ दिए ताकि मान लीजिए भविष्य में आपको कुछ और ऐड करना रहे वो कर सकें। तो यहाँ तक आप जब बात कर रहे हैं, ये हो गया पीएलसी का पुराना सिस्टम। फिर पीएलसी में एक नया सिस्टम ऐड कर दिया गया जिसे कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पहले भी बहुत था, लेकिन नेटवर्किंग उस टाइम में ये करते थे सब लोग अपना प्रोप्राइटरी करता था, मतलब सीमेंस अपना करता था, निस्ट अपना करता था, जितनी कंपनी थी सब अपना हुआ हर्षई दीर्घई करते थे। बाद में सब लोग बोले कि भैया हम लोग इतना हर्षई दीर्घई क्यों कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, यानी कि लैंड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इतना डेवलप हो चुका है, इतना रेजिस्टेंट हो चुका है इश्यूज़ के मामले में,
में, मैनेजमेंट के मामले में, कि टेस्टेड हो चुका है, टाइम टेस्टेड हो चुका है कि सब लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो अब जाके नेटवर्किंग भी आप कर सकते हैं, और नेटवर्किंग डालने के बाद अब आप बहुत बड़ा फैक्ट्री को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे आप डेटा गैदरिंग और मास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब फैक्ट्री में एक कंट्रोल रूम में बैठ के आप सारे की सारी चीज़ को संभाल सकते हैं। या बड़ी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो बिल्डिंग का सारा जितना सब सिस्टम है एक जगह से कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है नेटवर्किंग के कारण। तो अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट में यही समझ लीजिए, यही सीपीयू को देखना और कंट्रोल करना अलाउ करता है कि देखो भाई हो क्या रहा है। जैसे मतलब वाटर हीटर कब बंद करना है, जब देखोगे कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो देखने का काम इनपुट वाले का डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे आपको दो शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, उसमें एक है एनालॉग और डिजिटल। तो सुन के बोला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एनालॉग डिजिटल क्या है, तिगड़म क्या है। तिगड़म ये है, डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है ऑन या ऑफ। डिजिटल का सीधा मतलब वही होता है, या वो सिर्फ दो ही डेटा पॉइंट देगा, या तो मैं ऑन हूँ या तो ऑफ है। जैसे कि ये इसको पानी का टंकी में ये देखने के लिए लगाया जाएगा पानी है कि नहीं। अगर आपको देखना है कि पानी कितना है, जैसे मान लीजिए 100 लीटर का टंकी है, उसमें कितना लीटर है, तब आपको एक एनालॉग सेंसर चाहिए। एनालॉग सेंसर में रेंज होता है 0 to 100% जनरली, और इसको आप अपने हिसाब से कैलिब्रेट करोगे। जैसे कि कुछ सेंसर है, तो कुछ सेंसर मान लीजिए कोई हीटर के लिए लगा है, बर्नर के लिए लगा है, तो बर्नर को ऑब्वियसली 0 से 500 डिग्री सेल्सियस वाला थर्मिस्टर चाहिए होगा। वाटर हीटर जनरली 150 तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बूम होने वाला रिस्क रहता है, तो उसके लिए आप अलग से लगाएंगे। तो ये रेंज आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, सेंसर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन इसे फीड किया जाता है एनालॉग डेटा पॉइंट पे। इसे आप कभी भी डिजिटल में फीड नहीं करेंगे। अगर आप लोग आर्डिनो पे ध्यान दिए होंगे, जो मैंने आर्डिनो के वीडियोस बनाए थे, या रास्पबेरी पाई में, उस सब में भी ये सब पिन आपको देखने को मिलेगा कि डिजिटल पिन है, एनालॉग पिन है। तो वही ये उसमें भी पीआईडी में सिस्टम में भी लगता है। तो आपको खूब सारा मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा, रिले आउट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। तो यही समझिए, और एड ऑन्स आप अपने हिसाब से करते हैं, आपको क्या चाहिए। ये कंपनी आके आपके पास होशियार नहीं, कंपनी बस आपका ये कर सकती है कि ठीक है, अगर आप हम हमारी कंपनी से लगवाना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट 305 सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, वो एक मतलब एनालिस्ट को भेज देंगे, वो जाके वहाँ देखेगा कि अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। वो आपके हिसाब से एक यूनिट बना देंगे कि ठीक है, हमको लगता है आपको मान लीजिए 2 रिले कंट्रोल स्टेशन चाहिए, 24 वोल्टेज का आउटपुट चाहिए, एक इनपुट चाहिए, और एक 110 वोल्ट का इनपुट चाहिए। ये ले लीजिए, आउटपुट आपको जो जो चाहिए ले लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इन एनालॉग और डिजिटल दो सिस्टम होते हैं, और आप अपने हिसाब से ऐड करते हैं, मतलब आपका प्रोजेक्ट में क्या ज़रूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से करते हैं। और आउटपुट जो है, कई बार आप लोग सोचेंगे इतना छोटा छोटा डिवाइस, अगर आप मान लीजिए 10 हॉर्स पावर का मोटर है, उसका कॉन्टैक्टर देखते होंगे, उसका स्विच देखते होंगे, भरपुष्ट होता है, वो ये सब कैसे कंट्रोल करेगा, नहीं करता है। ये सब क्या करता है, सिग्नल भेजता है रिले को, रिले या ऑन या ऑफ करेगा। ये समझ लीजिए कि जैसे इसमें आप कमांड भेज रहे हो कि भैया मोटर ऑफ करो, तो ये सीधे सीधे नहीं करेगा, ये रिले बॉक्स नहीं होता है। ये मतलब समझिए ये छोटा रिले है, ये छोटा रिले बड़े रिले को चलाएगा, बड़े रिले आपका बड़ा बिजली वाला सिस्टम को हैंडल करेगा। जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़ा मेटल फर्नेस में मतलब किलोवाट से लेके मेगावाट तक का बिजली का खपत है, मेगावाट का रिले बड़ा आता है, भरपुष्ट आता है। तो वो सब के लिए आपको थोड़ा मतलब ये छोटा रिले चलाने गए तब तो हो गया, तो इसका काम नहीं होता है वो सब, इसका काम होता है बड़े रिले को ट्रिगर करना। तो इसीलिए समझिए हाई पावर एप्लीकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा परत लग जाता है रिले का। जनरली वो सारे इक्विपमेंट में खुद से ही रहता है, मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में अगर नहीं है तो लोग इस तरह का कुछ इक्विपमेंट लगा देते हैं। तो यही इनपुट एंड आउटपुट, यही समझना चाहिए, आप अपने हिसाब से लगाते हैं कितना इनपुट चाहिए कितना आउटपुट चाहिए। डिजिटल और एनालॉग का मतलब समझ लीजिए, डिजिटल का मतलब सिर्फ वो ऑन या ऑफ बताएगा, गर्म है कि ठंडा है वो ये बताएगा, ये नहीं बताएगा कितना गर्म है कितना ठंडा है। अगर वो जानना है तो आपको एनालॉग सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो 0 to 100 तक का रेंज में बताएगा। अब बात करते हैं सीपीयू का। तो यहाँ तक ये समझिए यही दिमाग है, सारा लॉजिक जो लग रहा है, जो आप कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग की जाएगी, वो सारा इसी में दिया जाएगा। लेकिन ये इसका जब आप स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर जैसा नहीं लगेगा, है ये कंप्यूटर है। मतलब कई बार आपको कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स ही इसमें दिखेंगे, लेकिन ये कंप्यूटर जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे बनाया जाता है रोबस्ट और सिंपल सिस्टम। मतलब ये बनाया गया है तिगड़म से नहीं रहने का, इसमें कम से कम हुआ, मतलब इस पर मैंने भरोसा किया है, ये चलना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए अपडेट आ रहा है, बग फिक्सेस हो रहे हैं, हैक हो जा रहा है, वायरस आ जा रहा है, माइनिंग कर रहा है कोई, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल और एकदम रोबस्ट बनाया जाता है। छेड़खानी ना किया जा सके, एक्सीडेंटल माल फंक्शन ना हो सके, मतलब बहुत रोबस्ट। आप जितना पैसा दे रहे हैं एक्चुअली ये सब आप बहुत सस्ते में कर, आप चाहें तो आर्डिनो में भी कर सकते हैं, चाहे तो रास्पबेरी पाई में तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन बस वही होता है कि आप रास्पबेरी पाई में करोड़ों के फैक्ट्री पे भरोसा नहीं करने वाले। आपके पास करोड़ों का फैक्ट्री का अगर पैसा है तो आप आराम से ढंग का पीआईडी कंट्रोल लेंगे, और पीआईडी कंट्रोल जो ढंग का इंजीनियर लगाएगा तो उस पर वारंटी देगा कि कुछ भी गड़बड़ होगा आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आएंगे। और बहुत हाई प्रायोरिटी सिस्टम है, तो वहाँ पर लिटरली ये बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में, जैसे कार फैक्ट्री सब में, एक इंजीनियर ऑन साइट रहता है, और वो सीनियर इंजीनियर को तुरंत बुला सकता है अगर कुछ मामला बहुत गंभीर हो गया तो वही समझिए आप उस चीज़ का पैसा दे रहे हैं। ये मत सोच के लीजिए कि अरे इसमें 4 GB का रैम होगा, कई गीगाबाइट का प्रोसेस नोड लगा सब, वो सब ये नहीं करता है। इसका काम है एक सॉलिड रोबस्ट सिंपल नेटवर्क आपको देना।
इसीलिए समझिए कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस टू नॉइज़ बहुत हाई होता है। नॉइज़ के तौर पे ये समझिए कि बहुत सारे नॉइज़ होते हैं, फिजिकल वाइब्रेशंस हो सकता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो सकता है, फिर जहाँ पे प्लाज्मा कटर से इस्तेमाल हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रिकल नॉइज़, ईएमआई नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, मोटर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बहुत भयानक भयानक नॉइज़ क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिकली, और वो सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स ही बैंड बजा देंगे, और ये सबको बनाया ऐसा जाता है कि वो हैंडल कर सकें। फिर इसको ऐसे केस में डाला जाता है वो भी उसको कम कर दे, फिर जो पूरा कैबिनेट में डाला जाता है वो भी ऐसा बनाया जाता है कि उसको इफेक्ट कम कर दे। समझ ली, आप इसका पैसा दे रहे हैं, ये बात ज़रूर समझिए कि आप ये नहीं दे रहे प्रोसेसिंग हो, थ्रेड रिपर हो, एकदम राइजन 5000, वो सब का पैसा नहीं दे रहे, आप पैसा दे रहे हैं कैसे चीज़ का जिस पे आप भरोसा कर सकें। और इसका डाउन टाइम बहुत कम होता है, कुछ कुछ केसेस में कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसमें ऐसा रहता है कि आप आराम से अपडेट मार सकते हैं और बैकग्राउंड में काम चलता रहेगा। वो हम लोग का जो घर वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला नौटंकी नहीं रहता कि अपडेट हो रहा है तो सिस्टम ही ब्रिक हो गया, नहीं, ये चलता रहेगा बैकग्राउंड। और अपडेट को आप ये कर सकते हैं, शैडो चला सकते हैं, अगर लगा कि डाउट हो रहा है, घोटाला हो रहा है, बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं है, आपका इक्विपमेंट चलता रहेगा। तो वही आप उसी चीज़ का दे रहे हैं, और यहीं पे समझिए कि आप कितना तिगड़म चीज़ कर सकते हैं वो इसके सीपीयू पे डिपेंड करता है। तो कई बार लोग करते हैं कि पीआईडी का जो सिस्टम है उसको छेड़ते नहीं है, बस सीपीयू बदलते रहते हैं हर कुछ साल में कि अरे अब थोड़ा ज़्यादा तिगड़म वाला हम सीपीयू लगाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि वो ज़्यादा एनालॉग डिटेल को रीड नहीं कर पा रहा था अच्छे से, अब अच्छे से रीड कर पा रहा है, अब इसके पास इंटीग्रल फंक्शन है कि वो पीआईडी कंट्रोल को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड होते जाते हैं सीपीयू पे ही, मतलब समझिए लिमिटेशन कहाँ है, सीपीयू में है। और सीपीयू आप चाहे तो रास्पबेरी पाई, चाहे तो एड्रीनो से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे और करोड़ों रुपए का सामान को आप रिस्क नहीं लगाओगे। अब बात करते हैं नेटवर्किंग। अब यहीं पे किसी को समझ में आया कि जब पीआईडी तक बना लिया, कंप्यूटर ले लिया, और जब लोगों को बुद्धि आई कि हर चीज़ को प्रोप्राइटरी नहीं बनाना चाहिए, जब लोगों को समझ में आया कि नहीं सबको एक मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज को शेयर करो, तब जाके हिसाब बना कि नेटवर्किंग बहुत पॉपुलर हो गया। नेटवर्किंग से ये दूसरा फायदा होने लगा कि पहले के पीआईडी सिस्टम होता है कि एक सेंट्रल लोकेशन है उसमें पीआईडी है और पूरा मश फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री कुछ कुछ फैक्ट्री किलोमीटर के साइज में होता है, तो पूरा किलोमीटर तक तार गया हुआ है। अब उसका जरूरत नहीं, अब जैसे मान लीजिए आइसक्रीम के केसेस का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि जो फ्रीजिंग स्टेशन है, फ्रीजिंग स्टेशन में एक पीआईडी सिस्टम है, वो फ्रीजिंग वाला को ही सिर्फ संभाल रहा है, फिर एक दूसरा स्टेशन पैकेजिंग स्टेशन है, वो पैकेजिंग को ही सिर्फ संभाल रहा है, ऐसे ऐसे करके परत परत बांट दिया जाता है। और ये सबको जोड़ने के लिए मतलब नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल ईथरनेट मार्केट में जो मिलता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सबको लिंक करके आप एक मास्टर सिस्टम बनाते हैं जो हर चीज़ को देख रहा है, और इसी को कहा जाता है स्काडा सिस्टम। आप लोग कई बार सुनते होंगे ना कि मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री में स्काडा सिस्टम है, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट में स्काडा सिस्टम है, बड़े बड़े सब स्टेशन में स्काडा है क्या? ये कुछ नहीं, उसका काम बस होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट का सिस्टम है। मतलब ये सारे पीआईडीज को डेटा दे रहे हैं और ये उसके ऊपर से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसके पास ओवरराइड फंक्शन दिया जाता है। पीआईडी का तरह डिसाइड कर रहा है कि ये भेजो, लेकिन स्कैडा सिस्टम का बेनिफिट है ना कि वो दूसरे सारे सिस्टम को दे रहा है। जैसे मान लीजिए फ्रीजिंग स्टेशन का है कि हम मतलब हर इतना घंटा में इतना लीटर फ्रीज करें, अब वो देख रहा है मान लीजिए पैकेजिंग स्टेशन स्लो हो गया है तो स्काडा सिस्टम ओवरराइड कर सकता है फ्रीजिंग वाले को कि भैया रुक जाओ तुम, क्योंकि उधर आगे वाले स्टेशन में चोक पॉइंट बन रहा है, तो तुम रुक जाओ, ठंडा हो जाओ, गर्म हो जाओ, ठंडा वाले के लिए गर्म हो जाओ बोला। तो वही समझिए स्कैडा सिस्टम है, और यही सब स्टेशन को भी यही मैनेज करता है। तो यही पावर प्लांट्स हो जाएंगे, ये सब यही रहता है, और ये मैनेजमेंट हमेशा 24/7 चलता रहता है और इंसान से ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करता है, इसीलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं। और यही समझिए अगर आज की दुनिया चल रही है तो सिर्फ स्काडा के लिए चल रही है, और स्काडा किस पे चल रहा है? पीआईडी पे चल रहा है, पीआईसी पे चल रहा है। तो वही समझिए हमारी पूरी दुनिया कहीं पे भी कोई भी चीज़ आज तक मैन्युफैक्चर हुआ है, सारे लिफ्ट हो जाए, चाहे आपका सारा कन्वेयर बेल्ट हो जाए, कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सब इसी का गोतिया घाय पे चल रहा है। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आज की दुनिया को ज़िंदा रखने के लिए, और ये सारा काम होता है ऑटोमेशन इंजीनियर का। मतलब इंजीनियरिंग के अंदर एक सब सिस्टम आता है, या चाहे तो आप डायरेक्ट इसको डिप्लोमा करके कर सकते हैं, मैंने नीचे एक दे दिया है, इंडिया में दे दिया ऑप्शन, आप कर सकते हैं। तो आप कई जगह पे देखते हो ना कंप्यूटर में एक्चुअली सब ग्राफ फीड कहाँ से हो रहा है, मतलब ये ग्राफ है, ग्राफ तो किसी ने आर्टिस्ट ने बना दिया है, तो वो फीड कहाँ से हो रहा है कि इस बॉयलर में इतना टेम्परेचर है, ये टरबाइन इतने आरपीएम पे घूम रहा है, ये सब आ कहाँ से रहा है? ये सब आ रहा है पीएच से कंट्रोल से। तो यही नेटवर्किंग इसको मतलब समझिए एक नॉर्मल सिस्टम को लेता है और उसे बहुत पावरफुल बना देता है। तो ये था मेरा सिस्टम प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।